लेकिन आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप सभी को पता नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में गुयाना के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो क्या रीजन है कि इस देश की इकोनॉमी लगातार पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ती जा रही है। सोचने वाली बात है कि जो देश आज डेवलप्ड है, हर तरीके से प्रॉस्पेरस है, उन्होंने भी 100 साल पहले इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पीक लेवल तक पहुंचाया। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, तब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। तो आज जब इन देशों को मौका मिल रहा है तो इन्हें क्यों रोका जा रहा है? इकोनॉमी ग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कुछ देश लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से यूज कर सकें, और कुछ लोग इन्हीं रिसोर्सेज के अपॉर्चुनिटीज को बर्बाद कर देते हैं। जनरली हम जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज आती हैं, और कभी कभार न्यूज में इंडिया का नाम भी दे दिया जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद आप सभी को पता नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में गुयाना के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो क्या रीजन है कि इस देश की इकोनॉमी लगातार पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि आपके इस छोटे से एक्शन से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहले गुयाना के बारे में जान लेते हैं कि ये देश है कहां पर। गुयाना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जो वेनेजुएला, ब्राजील, सुरनाम और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। यहां पर 1814 तक डच ने शासन किया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसे अपनी कॉलोनी बनाया। यहां पर ब्रिटिशर्स गोल्ड और दूसरे मिनरल्स की माइनिंग किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने इंडिया और अफ्रीका से स्लेव्स को यहां लाया था। लेकिन 1833 में जब स्लेव प्रैक्टिस खत्म कर दी गई तो ये स्लेव्स यहीं सेटल हो गए। 1966 में इस देश को अंग्रेजों से आजादी मिलती है और इसका ऑफिशियल नेम द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना रखा जाता है। यह साउथ अमेरिका की एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। गुयाना का मतलब है लैंड ऑफ वाटर, जहां पर इसकी 70% पॉपुलेशन इंडियन और अफ्रीकन ओरिजिन की है, और यहां पर कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें से कि 25% हिंदू कम्युनिटी है। आजादी के बाद इस देश की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। गुयाना के पड़ोसी देश वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, तो गुयाना गवर्नमेंट को लगा कि शायद यही रिसोर्सेज उनके पास भी हो सकते हैं। इसके लिए वो कई दशकों से डिस्कवरी कर रहे थे। लेकिन 2015 में अमेरिकन ऑयल कंपनी एक्सॉन मोबिल गुयाना गवर्नमेंट को खुशखबरी देती है कि उनके ऑफशोर में बहुत बड़ा तेल का खजाना है, जिसका नाम लीजा ऑयल फील्ड रखा गया। ऑफशोर्स का मतलब है कि वो जगह जो कोस्टल लाइन से थोड़ा दूर होती है, लेकिन 200 किलोमीटर तक वो जगह उसी देश की मानी जाती है। जनरली ये समुद्र की ज्यादा गहराई वाली जगह होती है, जबकि ऑनशोर का मतलब है कि अगर कोई जगह सी शोर के नजदीक होती है। अब जब तेल को एक्सॉन मोबिल ने खोजा है तो सरकार प्रोडक्शन की परमिशन भी उसी कंपनी को देती है, और यहां पर भी आप चाइना को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पार्टनर कंपनी CNOOC भी एक चाइनीज कंपनी है। और 2019 में जब ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम शुरू होता है तो इस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगती है। ये इतनी तेज थी कि 2020 में ये चाइना से लगभग 14 गुना ज्यादा थी। बेशक से 2020 में पेंडेमिक की वजह से जिस तरह सभी देशों की हालत खराब हुई, गुयाना को भी झेलना पड़ा, लेकिन अपने डिसीजंस और ऑयल डिमांड की वजह से ये जल्दी ही ट्रैक पर आ गया। और जो इस साल यूक्रेन और रशिया वॉर हुई है, इससे इसकी ऑयल डिमांड बढ़ गई, जिससे इसे काफी प्रॉफिट हुए। IMF की एक असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस देश की इकोनॉमी 2022 से 2023 तक 47% की ह्यूज ग्रोथ के साथ पिछले 3 सालों की तरह कंटिन्यू रहेगी, और 2025 तक ये देश 8 लाख बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कर पाएगा। और इस साल गुयाना गवर्नमेंट अपने बजट से लगभग 2 गुना ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ तेल से एक्सपेक्ट कर रही है। गुयाना को ऑयल रिजर्व्स तब मिले हैं जब पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में सीरियस है। ये तो है कि जब ऑयल एक्सट्रैक्शन होगी तो इससे क्लाइमेट चेंज का इशू बढ़ेगा, और बढ़ना शुरू भी हो गया है। साथ ही में ये देश कोस्टल एरिया होने की वजह से यहां पर सी फूड और अपनी कल्चरल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब से डीप ओशन में एक्सट्रैक्शन शुरू हुई है,
इससे सी फूड की क्वांटिटी अफेक्ट हुई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जहां सी लेवल बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोस्टल एरियाज में खेतों में फसलें बर्बाद हो रही है। और वर्ल्ड बैंक हमेशा से न्यू ऑयल एक्सट्रैक्शन के खिलाफ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि आजकल हर देश एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए न्यू पॉलिसीज को डिजाइन कर रहा है, और अगर न्यू फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया तो इससे नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। सोचने वाली बात है कि जो देश आज डेवलप्ड है, हर तरीके से प्रॉस्पेरस है, उन्होंने भी 100 साल पहले इन्हीं रिसोर्सेज का यूज करके अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को पीक लेवल तक पहुंचाया। उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, तब उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। तो आज जब इन देशों को मौका मिल रहा है तो इन्हें क्यों रोका जा रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि इन्वायरमेंट है तो लाइफ है, हमारा फ्यूचर है, लेकिन ये बात भी उतनी ज्यादा ही जरूरी है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें अब कार्बन एमिशन 100% खत्म कर देना चाहिए, और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, और जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं इन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। जबकि अगर गुयाना की बात करें तो यहां पर टोटल लैंड का लगभग 85% फॉरेस्ट कवर एरिया है, और अभी कुछ दिन पहले ही गुयाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर इरफान अली ने यह दावा किया कि गुयाना सबसे कम कार्बन एमिशन कंट्रीज में 2030 तक शामिल हो जाएगा, क्योंकि यह देश सिर्फ हाइड्रोकार्बन बेस्ड इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंडेंट नहीं रहेगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके गल्फ कंट्रीज की तरह न्यू अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। गुयाना में डायमंड और गोल्ड फील्ड्स तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही हैं, पर यह देश बॉक्साइट के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से भी एक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कुछ देश लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे ढंग से यूज कर सकें, और कुछ लोग इन्हीं रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज को बर्बाद कर देते हैं। शायद आपने साउथ पैसिफिक कंट्री नौरू का नाम नहीं सुना होगा। यहां पर भी किसी वक्त फॉसिल फ्यूल से बना गुआनो मिला करता था, जो कि मोस्ट डिमांडिंग फर्टिलाइजर था, लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से इसका एक्सपोर्ट करने से कुछ सालों के बाद ही इसके रिसोर्सेज जब खत्म हुए तो वो देश पहले की तरह दोबारा से खराब हालत में पहुंच गया। और गुयाना के पड़ोसी देश वेनेजुएला को ही देख लीजिए, जहां पर ऑयल रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन अमेरिका ने उस पर ईरान की तरह सैंक्शंस लगाए हैं, और उसके पास होते हुए भी कुछ नहीं है। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होने से सब कुछ नहीं होता, और भी जैसे करप्शन, नेशनल इंटरेस्ट, डिक्टेटरशिप जैसे बाकी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ऑयल रेवेन्यू से आम जनता को कितना फायदा मिलता है, या फिर अमेरिकन कंपनी और वहां के पॉलिटिशियन सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को देखेंगे। इस वीडियो से अगर आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।